A very good morning, students. Welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am. And as you all know, we were doing iDrishti 2025 का एनुअल कंपाइलेशन का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने पॉलिटिकल न्यूज़ से स्टार्ट किया था एंड सम न्यूज़ हमने कुछ न्यूज़ कवर भी कर ली थी, राइट। एंड आज हम नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे इसी और पॉलिटिकल न्यूज़ को कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में, राइट। आगे मूव करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा था। हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट न्यूज़, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो फुली लिटरेट डिक्लेयर हो गई हैं अंडर द उल्लास स्कीम। तो जिसमें हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। इट वॉज GMT से याद किया था गोवा, मिज़ोरम एंड रिसेंटली त्रिपुरा, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। देन हमने उल्लास स्कीम के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि इंडिया की न्यू लिटरेसी स्कीम है, जिसका टारगेट है कि जितने भी 15 इयर्स के अबव एज ग्रुप के लोग हैं जिनकी फॉर्मल स्कूलिंग मिस हो गई है, उनको एडुकेट करने की बात करी गई है, सो दैट वी कैन लाइक अचीव फुल लिटरेसी इन द कंट्री, राइट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 50 इयर्स ऑफ एमरजेंसी जो 1975 में इम्प्लीमेंट हुई थी इंडिया में और 1977 तक चली थी, राइट। एंड ये भी डिस्कस किया था दैट इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड आफ्टर दिस emergency only through amendment this internal disturbance clause was replaced by armed rebellion, right? ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। देन वी ऑल्सो डिस्कस कि 15 जून को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट वी विल सेलिब्रेट इट एज संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, क्योंकि इसी दिन क्या थी, इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई थी, राइट। तो उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए संविधान हत्या दिवस की फॉर्म में उसको मनाया जा रहा है। उल्लास स्कीम हमने डिस्कस कर ली थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद गवर्नमेंट ने एक रिटेलिएटरी ऑपरेशन लॉन्च किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें क्या है, बहुत सारे जो हैं टारगेट्स, लोकेशंस को पाकिस्तान में टारगेट किया गया था एंड लाइक दे वर एलिमिनेटेड, राइट। जिसमें बाद में हमने ये चीज़ भी डिस्कस करी थी कि कौन कौन से वेपन्स यूज़ करे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टेशनरी टारगेट्स को टारगेट करने के लिए क्या कौन सा मिसाइल यूज़ किया था। इट वाज स्कैल्प क्रूज मिसाइल यूज़ किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, राइट। देन फॉर डायनेमिक मूविंग टारगेट्स के लिए क्या यूज़ किया था, हमने हैमर प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स यूज़ किए थे। देन इवन वी यूज्ड ब्रह्मोस मिसाइल ऑल्सो। ब्रह्मोस क्या था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था दैट इट इज़ इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर, राइट। ये भी डिस्कस किया। देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट S400 जिसको सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, राइट। और ये इंडिया का क्या है, इट इज़ अ एयर डिफेंस शील्ड है एंड ये भी हमने कहाँ से प्रोक्योर किया है, इट इज़ ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। देन ये मैंने बोला था दैट इज़ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ पास मिलिट्री ऑपरेशंस थे जो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एट डिफरेंट सिचुएशंस पे लिए थे। जैसे 1971 के दौरान हमने 3 पढ़े थे। फर्स्ट वाज कैक्टस लिली, देन ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ये सब हमने डिस्कस किया था, राइट। उस दिन डिटेल में डिस्कस किया था। देन इंडिया ने जो अभी अदर देन ऑपरेशन सिंदूर जो अदर रिस्पॉन्स लिए, राइट, स्टेप्स लिए आफ्टर द पहलगाम अटैक, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन, अटारी वाघा चेक पोस्ट को क्लोज कर दिया, दिस सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम को क्या है, सस्पेंड कर दिया, राइट। डिप्लोमेटिक पर्सोनल्स जो हैं उनको रिड्यूस कर दिया। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। देन हमने सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था दैट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन बट सर्टन डिग्नेटरीज के लिए था, राइट।
देन हमने डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, जो 1960 में साइन हुई थी, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एंड क्या डिसाइड हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी में कि इंडिया को कौन कौन सी रिवर के वाटर्स की फुल यूसेज है, रावी, ब्यास एंड सतलुज। एंड पाकिस्तान को, फॉर पाकिस्तान इट इज़ इंडस, झेलम एंड चेनाब, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, राइट। एंड ये भी पढ़ा था दैट फर्स्ट टाइम सस्पेंड हुई है ये, जब से 1960 से ये ट्रीटी इम्प्लीमेंट हो रही है, कभी सस्पेंड नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम सस्पेंड हुई है। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। देन हमने वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के बारे में भी डिटेल में पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था कि इसका नाम अब क्या है, उम्मीद एक्ट 2025। तो सिंपली याद रखना, उम्मीद एक्ट क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ बेसिकली वक़्फ़ एक्ट ओनली, राइट। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद, यूनिफाइड वक़्फ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, राइट। इसमें यूनिफाइड से याद रखना कि इसमें इंक्लूसिविटी की बात करी गई। इंक्लूसिविटी कैसे, हमने पढ़ा था कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी, जो वक़्फ़ बोर्ड है उसमें अब क्या है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। दो तरह के वक़्फ़ बोर्ड्स की बात है, एक तो सेंट्रल लेवल पे है और एक क्या है, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्टेट लेवल पे भी है। तो इन जो वक़्फ़ बोर्ड हैं इनमें अब नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, राइट। देन हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि कौन जो है वक़्फ़ एज अ वक़्फ़ प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है, तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स ही कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स की डेफिनेशन भी क्या है, वही पर्सन जो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स से क्या है इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, उसी को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोलेंगे और वही वक़्फ़ प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं। देन हमने इसमें वक़्फ़ ट्रिब्यूनल की भी बात करी, दैट फॉर एनी डिस्प्यूट्स तो यू कैन लाइक मूव टू वक़्फ़ ट्रिब्यूनल, जिसमें क्या है 3 मेंबर्ड बॉडी होगी ये। देन ये भी बात करिए दैट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वक़्फ़ ट्रिब्यूनल बोर्ड का डिसीजन, यू कैन चैलेंज इट इन हाई कोर्ट, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, दैट देर इज़ अ इन्हांस्ड लीगल रिकोर्स नाउ अवेलेबल टू द पीपल। ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी थी। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ थी वो क्या थी, दैट वाज रिलेटेड टू डिजिटल असेस एज अ फंडामेंटल राइट। ये याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये डायरेक्टली आ सकता है दैट डिजिटल असेस अब फंडामेंटल राइट है, राइट, एज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के अंडर कवर्ड है ये, तो इट विल बी पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। बिकॉज अब आप जानते हो आज की लाइफ में इंटरनेट की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो तभी राइट टू डिजिटल एक्सेस इज़ व्हाट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस अबाउट द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, जिसमें इंडिया की 2 न्यू एंट्रीज ऐड हुई हैं। फर्स्ट इज़ भगवद गीता, राइट, एंड सेकेंड इज़ व्हाट, भरत मुनिज नाट्य शास्त्र। ये तो डायरेक्टली आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। सो नाट्य शास्त्र एंड भगवद गीता हैज़ बीन रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड, तो ये याद रखना है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। देन दिस इज़ रिलेटेड टू द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, राइट। तो इसमें क्या है, आपको इन डिटेल बताया कि कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी को कितने सीट्स आए, राइट। वो सब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली रिलेटेड एग्ज़ाम तो यू शुड रीड दिस, अदरवाइज आपको ये इतना लाइक प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस पार्ट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, राइट, एंड इसका जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। एंड इट इज़ रिलेटेड, दिस कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू व्हाट, दैट गवर्नर के पास पावर है
रिजर्व द बिल, राइट। बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ये टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी है दैट फॉर हाउ लॉन्ग ही कैन रिजर्व द बिल, कितनी देर तक। देखो जब भी कोई बिल, थोड़ा सा समझते हैं दैट हाउ अ बिल इज़ पास्ड, राइट, एट स्टेट लेवल। तो पहले वो क्या है, अगर तो स्टेट में दोनों हाउसेज है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास होगा वो, और अगर वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है और वहाँ से भी वो बिल पास हो गया, देन द बिल विल फाइनली मूव टू द गवर्नर। तो गवर्नर के असेंट के लिए वो गवर्नर के पास भेजा जाएगा, राइट। अब गवर्नर के पास 3 चॉइसेस हैं। व्हाट ही कैन डू, ही कैन व्हाट, गिव हिज असेंट, वो बिल पे अपना सहमति दे सकते हैं, और अगर वो अपना असेंट दे देंगे तो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, राइट। और अगर बिल पास हो जाएगा तो बिल विल बिकम एक्ट, राइट। दिस इज सिंपल थिंग। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है कि वो विद होल्ड कर लें बिल को, राइट, अपना असेंट ना करें, असेंट ना दें और विद होल्ड कर लें, और इस केस में क्या है, बिल क्या हो जाएगा, डेड, राइट। तीसरा उनके पास ऑप्शन क्या है, दे कैन रिटर्न द बिल, राइट, दे कैन रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर। और अगर बिल रिटर्न कर दिया लेजिस्लेचर को तो फिर क्या होगा, लेजिस्लेचर उस बिल को कैन पास द बिल अगेन, लेजिस्लेचर उस बिल को दोबारा से पास करेगा, उसमें चेंजेस के साथ भी कर सकता है, विद अमेंडमेंट्स, और विदाउट अमेंडमेंट भी कर सकता है। किसी भी फॉर्म में जब लेजिस्लेचर के पास बिल रिटर्न होके गया और वो उसी बिल को दोबारा पास करते हैं, चाहे विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, किसी भी तरीके से करें, जब सेकंड टाइम गवर्नर के पास बिल आएगा तो गवर्नर हैज़ टू गिव हिज असेंट। तो सेकेंड टाइम उनको असेंट देना ही पड़ेगा, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, राइट। ये तो हमें समझ आ गया। अब क्या क्या ऑप्शन हैं, फर्स्ट कि वो अपना असेंट दे, अगर असेंट दें तो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरा क्या है, वो असेंट ना दे, अपना असेंट विद होल्ड कर ले तो बिल क्या है, डेड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, गवर्नर बिल रिटर्न कर दे लेजिस्लेचर को। फिर क्या हो सकता है, लेजिस्लेचर उस बिल को दोबारा पास करे और फिर से गवर्नर के पास भेजे, बिल को विद चेंजेस या विदाउट चेंजेस कैसे भी पास करके दोबारा लेजिस्लेचर जो है गवर्नर के पास भेज सकता है। एंड जब भी कोई बिल गवर्नर के पास दोबारा आता है तो सेकेंड टाइम ही हैज़ टू गिव हिज असेंट, सेकेंड टाइम वो क्या है, रिटर्न नहीं कर सकते या अपना असेंट विद होल्ड भी नहीं कर सकते, सेकेंड टाइम उनको उसको असेंट देना ही होगा। देन देर इज़ अनदर ऑप्शन विद द गवर्नर। गवर्नर क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, जब उनके पास कोई बिल आता है, दे कैन रिजर्व द बिल फॉर द ओपिनियन ऑफ प्रेजिडेंट। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओपिनियन सीख करने के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं और सेंड द बिल टू, देन सेंड दैट बिल टू प्रेसिडेंट, राइट। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। ये किस केस में कर सकते हैं, जब कोई ऐसा बिल है जिससे क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशंस इफेक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई नेशनल इशू इफेक्ट हो रहा है, या फिर कंसर्न्ड हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं उससे रिलेटेड बिल है, राइट। तो ऐसी किसी सिचुएशन में अगर कोई ऐसा बिल है जो सेंटर स्टेट रिलेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है या किसी नेशनल ब्रॉडर इशू को इफ़ेक्ट कर रहा है या उस स्टेट की हाई कोर्ट की पावर्स को कम ज़्यादा करने की बात कर रहा है, तो उस केस में जो गवर्नर है वो बिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट का ओपिनियन लेने के लिए, राइट। तो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन अब इस सब में प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस सब में प्रॉब्लम ये है कि नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशन दैट ये सब स्टेप्स गवर्नर को कितनी देर में करने हैं। लाइक इफ़ ही हैज़ टू रिटर्न द बिल, तो वो कितनी देर में रिटर्न करेंगे बिल, राइट। या अगर उनको असेंट देना है बिल को, कितनी देर में देंगे। अगर उन्हें ये सोचना है कि बिल रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए, तो कितनी देर में वो रिजर्व करके प्रेसिडेंट को मूव करेंगे। तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट मेंशन्ड नहीं है।
तो टाइम लिमिट इज़ नॉट मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी की वजह से क्या होता है, समटाइम्स गवर्नर कीप ऑन सिटिंग ऑन द बिल्स और वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, राइट। एंड जिसकी वजह से क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट लेजिस्लेचर को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट दिस से कि गवर्नर इज़ नॉट टेकिंग टाइमली एक्शन, जिसकी वजह से जो बिल वो पास करना चाह रहे हैं वो डिले हो रहा है, राइट। तो इसी चीज़ को, यही कंट्रोवर्सी चल रही थी इन द तमिलनाडु स्टेट, जहाँ पे बहुत सारे जो बिल्स थे, अप्रॉक्सीमेटली 24-25 बिल्स थे शायद, जो गवर्नर के पास पेंडिंग थे और गवर्नर उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, राइट। तो इसी चीज़ को चैलेंज किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि गवर्नर इज़ नॉट टेकिंग द एक्शन, इट्स नॉट टेकिंग अ टाइमली एक्शन, जिसकी वजह से सारा जो प्रोसेस है वो डिले हो रहा है। एंड इसी से रिलेटेड जो है केस चल रहा था एंड उसी की जजमेंट आई है। तो हमने ये पढ़ लेना है कि क्या जजमेंट आई है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इट हैज़ क्लैरिफाइड दैट गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन स्टेट बिल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर, राइट। तो उनको एक टाइम लिमिट में जो है एक्शन लेना चाहिए, फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट करके जो भी उन्होंने डिसीजन लेना है, दैट डिसीजन शुड बी टेकन इन अ टाइम बाउंड मैनर, राइट। तो ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, राइट। जिसमें ये सारा हमने पढ़ लिया कि गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है। दे कैन गिव असेंट, they can withhold the assent, they can return the bill for reconsideration, or they can reserve the bill for the president opinion, right, when it affects the power of high court, या कोई constitutional issue है या कोई center state relation issue है, right। तो बट ये क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम क्या है, कहीं पे भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि क्या क्या आपको टाइम लिमिट में एक्शन लेना है। तो ये जो की हाइलाइट्स हैं जजमेंट के लिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहली बात कोर्ट ने क्या बोला है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एन एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो बाय द गवर्नर। ये नहीं है कि एब्सोल्यूट वीटो जो है गवर्नर उस पर जो है अपनी अप्लाई करें कि अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसको बिल को लेके बैठे रहो और आप इनडेफिनेट डिले क्रिएट कर रहे हो, तो यो गवर्नर कैन नॉट डू दिस। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है जजमेंट में। देन दे हैव पुट ऑन द टाइम लिमिट्स। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं, राइट। तो उन्होंने बोला दैट गवर्नर मस्ट जनरली एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। तो जब भी वो डिसीजन ले तो दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट, ठीक है। देन ये भी बता दिया दैट वंस अगर कोई बिल रीपास होके आता है विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो गवर्नर को असेंट देना ही है। ये सब हमें पहले ही पता था। ये भी बता दिया दैट जो पास होके बिल आता है उसको आप प्रेसिडेंट के जो है कंसिडरेशन के लिए रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर तो एक ही एक्शन ले सकते हो ना कि आपको असेंट देना ही है, बाकी सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप रीपास्ड बिल पे उसको प्रेसिडेंट ओपिनियन के लिए रिजर्व भी नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्ड टाइम लिमिट्स कि कितने देर में डिसीजन लेना है। तो वो अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई बिल गवर्नर के पास आता है, गवर्नर इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन प्रॉम्प्टली एंड मस्ट डू सो विद इन 1 मंथ। तो अगर उन्होंने असेंट देना है, विद होल्ड करना है, कुछ भी करना है, तो कितनी देर में डिसीजन लेना है, 1 मंथ। जब से उनके पास बिल आया उसके विद इन 1 मंथ द गवर्नर हैज़ टू टेक द एक्शन। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन this includes situation where the state government itself advises the governor to refer to the bill to the president, right। and उस केस में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद से भी बोल रही है कि आप प्रेसिडेंट का ओपिनियन ले लो, उसमें भी क्या है, टाइम लिमिट 1 मंथ ही है कि अगर आपको प्रेसिडेंट का ओपिनियन भी लेना तो दैट इज़ ऑल्सो टू बी डन विद इन 1 मंथ, राइट। देन इज़ रिटर्निंग द बिल। अगर गवर्नर ने डिसाइड कर लिया है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव असेंट एंड ही वांट टू रिटर्न द बिल, ठीक है, तो उनको क्या करना है, एक डिटेल्ड मैसेज लिखना है साथ में एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्शंस या रीजंस कि किस वजह से वो बिल को क्या है रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न का रीज़न बताना है। और विद इन 3 मंथ्स आपको रिटर्न करना है, राइट।
सो 3 महीने से ज़्यादा आप इसको नहीं लगा सकते, 3 मंथ्स के विद इन आपको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। देन इज़ रेफरल टू द प्रेसिडेंट अगेंस्ट स्टेट एडवाइस। अगर किसी बिल को जो रिज़र्व करना चाहता है गवर्नर प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए, तो वो भी उनको विद इन 3 मंथ्स डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो मोर देन 3 मंथ्स लगाएंगे तो उनको उनके उस एक्ट पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, राइट। तो विद इन 3 मंथ्स अगर आपने रिटर्न करना है तो आपको विद इन 3 मंथ्स करना पड़ेगा। अगर आपको प्रेसिडेंट का ओपिनियन भी लेना है उसके लिए भी आपके पास मैक्सिमम लिमिट क्या है, 3 मंथ्स। अगर आपको विद होल्ड करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर विद होल्ड कर सकते हो, 1 मंथ। और अगर आपको असेंट भी देना है तो विद इन 1 मंथ आपको असेंट देना पड़ेगा। सो दीज आर द टाइम लिमिट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया इन दिस जजमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में, राइट। तो ये आपने याद रखना है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द महाकुंभ 2025। तो महाकुंभ कहाँ पे था इस बार? इट वॉज इन प्रयागराज, राइट। त्रिवेणी संगम पे इस साल का जो महाकुंभ था वो मनाया गया, राइट। एंड व्हाट इज़ त्रिवेणी संगम? इट इज़ अ संगम ऑफ 3 रिवर्स, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, राइट। एंड जो है महाकुंभ कितने ईयर्स के बाद होता है ये हमें पता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। एंड 4 मेजर्स जो साइट्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट इज़ प्रयागराज, देन इज़ हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। तो यहाँ 4 जगह पे जो है महाकुंभ की सेलिब्रेशन होती है, राइट। तो इस बार का वेन्यू क्या था? इस बार का वेन्यू था प्रयागराज। देन कितनी डेट को स्टार्ट हुआ? 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन इनॉग्रेशन हुई थी महाकुंभ की। और फर्स्ट शाही स्नान कब था? शाही स्नान कब था? इस साल की मकर संक्रांति को, जो कि 14 जनवरी को थी, राइट। देन देर आर सम रिकॉर्ड्स which had been established during this महाकुंभ 2025। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड हुआ है, इट इज़ फॉर गंगा क्लीनिंग। तो 329 एम्प्लॉयज़ ने साइमल्टेनियसली गंगा को क्लीन किया एट द सेम टाइम। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है। देन 19,000 सैनिटेशन वर्कर्स एक साथ जो है महाकुंभ के टाइम जो है कलेक्टिवली क्लीनिंग कर रहे थे, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हुआ है। देन थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ बीन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंड प्रिंट पेंटिंग। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट हैंड प्रिंट पेंटिंग क्रिएट करी गई ड्यूरिंग महाकुंभ, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 80 फीट लॉन्ग और 5 फीट वाइड ये एक आर्ट वर्क ड्रॉ किया गया, जिसमें सब लोगों ने अपना कलेक्टिव एफर्ट डाला। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देन ये याद रखना है कि इट कुड नॉट सेट अ रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट क्राउड। तो स्टेटमेंट आ सकती है कि आपको बोलें कि इस बार की महाकुंभ ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स करे, तो आप एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट हैंड पेंटिंग का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैनिटेशन वर्कर, तीसरी स्टेटमेंट आपको दे दे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्राउड। तो आप सोचो कि हाँ बहुत लोग आए थे, तो हो सकता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्राउड का जो है रिकॉर्ड भी सेट हुआ हो, राइट। वो नहीं हुआ, वो याद रखना है। वो क्यों नहीं हुआ? दैट देर सेइंग कि वेन एवर क्राउड काउंटिंग का अगर कुछ रिकॉर्ड जो है मेजर करना है, तो वो पहले ही बताना पड़ता है कि आप इसको क्या है, बिफोर हैंड बताना पड़ता है इंटरनेशनल एजेंसी को कि वी आर गोइंग टू वॉच की कितना क्राउड आया। तो पहले प्री इन्फॉर्म नहीं किया था, इसीलिए इस रिकॉर्ड की कैटेगरी में एलिजिबल नहीं था महाकुंभ, राइट। तो इसीलिए पता हो सकता है क्राउड सबसे ज़्यादा हो, लेकिन बिकॉज हम लोगों ने उसके लिए अप्लाई नहीं किया, तो वी कुड नॉट गेट द रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्राउड, राइट। तो ये याद रखना है। देन महाकुंभ का एस्टिमेटेड बजट जो है 6382 करोड़ है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। नेक्स्ट इस साल का प्रयागराज में था, नेक्स्ट महाकुंभ कहाँ पे आएगा? इट वुड बीन नासिक, तो ये याद रखना है। देन ये लास्ट महाकुंभ के गिनीज बुक रिकॉर्ड है, ये तो चलो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ याद रख सकते हो, व्हाट इज़ द
महाकुंभ मेला का लोगो, तो वो याद रखना। उसमें एक टेम्पल की इमेज थी, लॉर्ड हनुमान जी की इमेज है, एक कलश था, राइट, अक्षयवत ट्री था, राइट। तो ये सब चीज़ें उसमें महाकुंभ के लोगों में थी, ये थोड़ा सा आपने याद रख लेना है। देन नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कुंभवाणी। तो एक स्पेशल रेडियो चैनल लॉन्च किया गया था डेडिकेटेड टू महाकुंभ, एंड उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम था कुंभ वाणी, एंड उसका व्हाट वाज FM नंबर? FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़। तो ये याद रखना, कुंभवाणी क्या था? इट वाज रिलेटेड टू महाकुंभ ओनली, और एक स्पेशल रेडियो चैनल था डेडिकेटेड टू महाकुंभ, तो ये भी याद रखना है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई होप क्लियर है। थोड़ी सी आपने इन्फॉर्मेशन महाकुंभ के बारे में भी याद रख लेनी है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो रिसेंटली जो है 5 न्यू लैंग्वेजेस को जो है दिस क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया। तो कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली। तो ये 5 हैं और 6 पहले थी। 5 अब हैं, 6 पहले थी, राइट। 5 अब ऐड हुई हैं, 6 अर्लियर, 5, तो कितनी हो गई अब टोटल? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई हैं इंडिया में, ये आपने याद रखना है। तो इसको याद कैसे कर लेंगे? अब कुछ कोड बना लेते हैं। तो कोड बन जाएगा ABP न्यूज़ चैनल पे कौन आ रहा है? तो PM आ रहे हैं ABP न्यूज़ चैनल पे। A से क्या है? असमीज़, B से क्या है? बंगाली, P से प्राकृत, नेक्स्ट P फॉर पाली एंड M फॉर मराठी। तो ये न्यू जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, राइट। एंड अभी हमारे पास कितनी हो गई? 11। तो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो 5 तो हमने अभी जो ऐड हुई वो, जिसका कोड हमारा क्या है? ABP PM। असमीज़, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। और पुरानी 6 कौन कौन सी हैं वो भी, जिसमें सबसे पहले क्या थी? संस्कृत, राइट। देन साउथ से थी काफ़ी लैंग्वेजेस, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, एंड लास्ट वन वाज उड़िया। इसका कुछ बनता है क्या? TTM O टॉम, ओके, टॉम हो गया, और KTS, SKT, टॉम, KTS। सो तमिल, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु एंड संस्कृत। तो ये पुरानी थी और ये नहीं है। तो ये 11 जो है हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ये याद रखना है। ये तो सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया कि किसी लैंग्वेज को आप डिक्लेयर करोगे कि वो क्लासिकल लैंग्वेज है। तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी है जो कि साहित्य अकेडमी के अंडर बनती है, वो डिसाइड करती है कि किस लैंग्वेज को आप क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे सकते हो, राइट। तो ये कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड्स मेंशन करें कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपको मीट करने चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज। तो सबसे पहले दैट लैंग्वेज शुड बी हाईली एंटीक, उसका बहुत जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स पुरानी, इतनी पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट। देन उसका एंशिएंट लिटरेचर भी होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग जिसको हेरिटेज भी कंसिडर करें। तो बहुत पहली बात तो वो बहुत पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, 1500 to 2000 ईयर्स पुरानी होनी चाहिए। देन एंशिएंट टेक्स्ट भी अवेलेबल होने चाहिए। एंड सिर्फ ये नहीं है कि उसके प्रॉस टेक्स्ट ही अवेलेबल हो या पोइट्री ही अवेलेबल हो, उसके नॉलेज टेक्स्ट भी होने चाहिए उस लैंग्वेज
लैंग्वेज में, राइट। एंड देन उस लैंग्वेज का जो लिटरेचर है या वो जो लैंग्वेज है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए फ्रॉम इट्स करेंट फॉर्म. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दैट लैंग्वेज शुड बी डिस्टिंक्ट. तो इन सारे बेसिस पे ही किसी लैंग्वेज को डिक्लेयर किया जाएगा कि वो क्लासिकल लैंग्वेज है या नहीं. तो बेसिकली क्या है, क्या वो एक इंटीक लैंग्वेज होनी चाहिए, उसका उसमें एंशिएंट लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, हर तरह का लिटरेचर होना चाहिए, प्रॉस होने चाहिए, पोइट्री होनी चाहिए, उसका जो है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस होने चाहिए, उसमें नॉलेज टेक्स्ट लिखे होने चाहिए, एंड दैट शुड बी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज. एंड उसका किसी दूसरी लैंग्वेज की जैसी नहीं लगनी चाहिए. इट शुड बी डिस्टिंक्ट. उसका लिटरेचर और वो लैंग्वेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. सो दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. अगर वन लाइनर बनाना है तो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज. आपको कोई लैंग्वेज दे दें और लिख दें कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है या नहीं है, राइट. या चूज़ करवा ले 1 2 3 4 दे के कि विच ऑफ द अबव आर व्हाट क्लासिकल लैंग्वेजेस, राइट. या किसको रिसेंटली क्लासिकल मिला है, तो रिसेंट वाले भी याद रखने और ये पुराने वाले हैं. सो ये सब याद रखना है, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट इज़ अ COP. तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई है UNFCCC की. सो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीटिंग हुई है. क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी, राइट. एंड कितनी मीटिंग थी? 29th मीटिंग थी. सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंट क्या होगा, वेन्यू, कि ये कहाँ पे हुई है. सो वेन्यू वॉज बाकू, अज़रबैजान. तो अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में हुई है इन नवंबर 11 से लेके 24 तक इन 2024, राइट. तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, वो भी याद रखना है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, NCQG. NCQG क्या है? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स. तो क्या है, कुछ जो गोल्स हैं वो कलेक्टिव गोल्स हैं जो सबने मिलके पूरे करने हैं, बट दीज आर न्यूज़ में, मतलब पुराने से कुछ चेंजेस की गई हैं. तो क्या चेंजेस करी गई है? जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको क्या किया गया? ट्रिपल. तो एक्चुअली पहले क्या था, $100 बिलियन का टारगेट था जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए. 100 बिलियन का टारगेट था कि $100 बिलियन जो है सब ने मिलके कंट्रीब्यूट करने. लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, दिस हैज़ बीन ट्रिपल्ड. तो अब आपको कितना मेंटेन करने की बात हुई है? $300 बिलियन कलेक्ट करने की बात हुई है अंडर दिस NCQG. व्हाट इज दिस NCQG? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल. तो कमिटमेंट करी गई है कि $300 बिलियन कलेक्ट करने. टारगेट कब तक? तो बाय 2035. सो ये भी याद रखना है, $300 बिलियन बाय 2035, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड देन कुछ जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो कार्बन मार्केट सेटअप करने की बात करी थी, उसमें भी कुछ जो है की चेंजेस जो हैं की माइलस्टोन्स अचीव किए गए हैं. जैसे कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड करने की बात करी गई है. देन ये भी बोला गया कि एक जो है सेंट्रलाइज्ड कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म कह सकते हैं, जिसके जो एक प्लेटफॉर्म होगा ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे क्या है कार्बन ट्रेडिंग इजीली हो सकती है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकती है, उसकी बात भी करी गई है, राइट. देन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हुई है इस COP 29 में, इसमें बात करी गई ऑन रिड्यूसिंग मीथेन इमिशन, कि मीथेन के इमिशंस को रिड्यूस करना है, राइट. और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस जो रेजोल्यूशन है इसको साइन भी करा है. जैसे US ने साइन करा है, जर्मनी, UK, इन सब ने इसको जो है साइन करा है. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, याद रखना, दैट इंडिया हैज़ नॉट साइंड दिस COP डेक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट. बिकॉज अभी क्या है, हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट भी है ऑर्गेनिक वेस्ट. तो इंडिया में बहुत सारी मीथेन जो है रिलीज़ होती है, कहाँ से? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली फ्रॉम द
पैडी क्रॉप से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, इवन वेटलैंड से भी बहुत सारी रिड्यूस होती है, रिलीज़ होती है दीज मीथेन, राइट। तो इसीलिए इंडिया ने मे भी शायद अभी साइन नहीं किया है। सो इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू दिस रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट का जो डिक्लेरेशन साइन हुआ, ये आपने याद रखना, दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। एंड एक और चीज़ वहाँ पे जो पास हुई है दैट इज़ बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। तो वहाँ पे एक नई एग्रीमेंट, नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो ये किस किस का एफर्ट है, तो ये UNFCCC का प्लस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम है बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर, जिसमें क्या है, जिसका फोकस है टू हेल्प फार्मर्स। किस चीज़ में हेल्प फार्मर? टू मूविंग क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की तरफ वो मूव कर सके और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। सो उनके लिए क्लाइमेट जो है फाइनेंस जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, सो दैट दे कैन गेट ईजी इन्वेस्टमेंट्स, और इसी इन्वेस्टमेंट्स के हेल्प की वजह से वो क्या है, बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर सकते हैं, बेटर रिसोर्सेज की तरफ मूव कर सकते हैं, सो दैट दे कैन मूव टू एन एग्रीकल्चर विच इज़ क्लीन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये सब चीज़ों की हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, एंड जिसमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बताना है, बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, तो ये आपने बताना है, राइट। सो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जो आपने बताना है। So let's move to the next news, and next news क्या है, it is related to a scheme। कौन सा स्कीम है? It is related to a scheme related to the tribal development। and what is the name of the scheme? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, राइट। तो ट्राइबल विलेजेस की डेवलपमेंट की बात करी गई है अंडर दिस प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, राइट। तो ये जो गवर्नमेंट ने इस साल की बजट में दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च, जिसका उद्देश्य क्या है, टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी गई है, एंड ये किसी एक पर्टिकुलर स्कीम जो है मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ मिलके इसमें काम करेंगी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, दैट उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको हम क्या है अपलिफ्ट कर सकें। उसके लिए ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च करने की बात करी गई है, राइट। इसके अंडर क्या है, जितने भी ट्राइबल डोमिनेंट विलेजेस हैं उनको कवर करने की कोशिश करी जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 63,000 विलेजेस को टारगेट किया जाएगा, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। देन इसमें अप्रॉक्सीमेटली 79,156 करोड़ का जो है इसका टोटल आउटले है इस स्कीम के अंडर, जिसमें सेंटर का शेयर 56,000 के आसपास है, एंड रिमेनिंग शेयर इज़ फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो ये आपने याद रखना, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट याद रख लेना 79,000 के आसपास। सो बहुत बड़ी अमाउंट के साथ ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 549 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी अक्रॉस द 30 स्टेट्स एंड यूटीज़। जहाँ जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट उनको टारगेट करने के लिए दिस स्कीम हैज़ बीन launched, right? So then there is another scheme also, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। सो इट इज़ टाइप ऑफ अ कैंपेन जिसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं तो ये उसी की बात कर रहे हैं। सो समवट सेम चीज़ ही है, राइट। तो ये आपने याद रखना है। सो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, राइट। तो ये एक एफर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। तो इतना ही याद रखना है स्कीम में। नेक्स्ट इज़, दिस इज़ ऑल्सो ओल्ड स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। ये किस चीज़ के बारे में? स्वनिधि इज़ फॉर बेसिकली फॉर
स्ट्रीट वेंडर्स की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी ड्यूरिंग द कोविड एंड उसके बाद से ये चल रही है. सो इसमें क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इजी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं एट अफोर्डेबल टर्म सो दैट दे कैन लाइक उनका जो हेल्प हो सके, राइट. एंड इस स्कीम के अंडर हर साल गवर्नमेंट क्या है अवार्ड्स भी अनाउंस करती है कि कौन सी स्टेट इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है. तो उसी की अब क्या है, ये अवार्ड्स जो आए हैं उसी की इस साल की है कि कौन सी स्टेट को कौन सा अवार्ड मिला है. तो याद रखना है पहली बात, दिस स्कीम इज़ फॉर द प्रोवाइडिंग लाइक लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स. उनकी हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है किनको, स्ट्रीट वेंडर्स को. एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, इट इज़ अंडर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सो इट इज़ अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम है, राइट. एंड इसके अंडर जो है बेस्ट जो स्टेट्स हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो प्रेज कैटेगरी में कौन सी स्टेट बेस्ट परफॉर्म करती है फॉर द लोन परफॉर्मेंस, कि कितना ज़्यादा वो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दे रहे हैं और कितनी टाइमली स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं लोन को रीपे कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में स्टेट्स की रैंकिंग करी गई है. तो लार्ज स्टेट की कैटेगरी में जो फर्स्ट है दैट इज़ एमपी. स्मॉल स्टेट और यूटीज़ की कैटेगरी में लद्दाख इज़ फर्स्ट, राइट. और हिली स्टेट्स की कैटेगरी में असम. तो थोड़ा थोड़ा आपने याद रख लेना है. तो बहुत सारी रैंकिंग है, सारी तो नहीं याद रह पाएंगी, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट जो याद रख लेंगे. तो बस इतना याद रख लो कि बेस्ट लोन परफॉर्मेंस की कैटेगरी में बेस्ट लार्ज स्टेट की कैटेगरी में एमपी है. या कोई पर्टिकुलरली आप जिस स्टेट का पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हो तो उस स्टेट की अगर कोई रैंकिंग है तो आप वो भी याद रख सकते हो. देन दूसरी कैटेगरी के अवार्ड्स थे बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. जो नए नए इनोवेशंस कर रही है इसमें, उस कैटेगरी में भी फर्स्ट कौन आया है, एमपी. तो ये भी याद रखना है. बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी, सिटीज़ की जब बात करें तो कौन सी जो है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी आ रही है परफॉर्मेंस में. अगर मेगा सिटीज़ की बात करेंगे तो दिल्ली फर्स्ट आ रहा है. अगर मेजर सिटीज़ की बात करेंगे तो फिर आ रहा है उज्जैन, राइट. तो अभी तक यूपी का कुछ नहीं आया. तो आप जहाँ पे आपकी, अगर आप एमपी पीसीएस के लिए कर रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये सारी रैंकिंग्स, राइट. अगर आप यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हो तो दिस रैंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि, इस कैटेगरी में मेगा सिटीज़ की कैटेगरी में फर्स्ट आया है वाराणसी. एंड मेजर सिटीज़ की कैटेगरी में फर्स्ट आया है झांसी, राइट. तो ये आपने याद रखना है. तो आप स्टेट स्पेसिफिक देख लो, आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. अगर ओवरऑल देखोगे तो बेस्ट लोन परफॉर्मेंस में एमपी है, ये याद रख सकते हो, राइट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. अभी ये लोकसभा इलेक्शंस तो न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं, राइट. एंड अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्किप दिस न्यूज़, राइट. देन इज नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द नालंदा यूनिवर्सिटी. तो इसके कैंपस को क्या है, इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा. तो पहले याद रखना है नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है. सो इट इज़ इन बिहार, पटना बिहार में ये यूनिवर्सिटी है, राइट. एंड क्वेश्चन क्या आएगा, कौन से अब एंशियंट है यूनिवर्सिटी है तो किसने सेटअप करी थी, तो वो भी याद रखना है. टू सेटअप ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी. तो कौन से किंग थे, इट वाज कुमार गुप्त, राइट. कुमार गुप्त थे. कौन सा ईयर था, 427 AD थी. तो ये याद रखना है, राइट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है, राइट. एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय होम, पहले इसको डिस्कवर किया था फ्रांसिस बुचनन. एंड बाद में कि ये जो रूइंस हैं एक्चुअली ये नालंदा यूनिवर्सिटी के हैं, ये रिकग्नाइज करने वाला पर्सन कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम. 1861 में उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी गई थी दैट ये जो रूइंस मिले हैं फ्रांसिस बुचनन को वो क्या है, एक्चुअली नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस है. तो ये चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो नेक्स्ट चीज़ जो आ सकती है कि ये जो अभी का जो इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसको किसने डिज़ाइन किया. तो आर्किटेक्ट का नाम याद रखना है, इट इज़ डिज़ाइंड बाय नाउ BV दोशी,
राइट एंड इसको क्या है नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस बनाने की बात करिए कि कार्बन मिशंस नहीं होंगे यहाँ पे, एंड दिस इज़ अ ग्रीन कैंपस, तो एनर्जी फ्रेंडली है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से अगर ध्यान रखें तो इसको क्या है ग्रीन कैंपस बनाने की बात करिए, एनर्जी एफिशिएंट बनाने की बात करी गई है। सो उस हिसाब से इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो डिज़ाइन किया गया बाय BV दोशी। सो ही BV दोशी इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू डिज़ाइन। सो आई होप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ आ गई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बिहार में, राइट। देन इट इज़ वेयर हु सेटअप दिस, कुमारगुप्त के टाइम पे थी 1427 AD, ये याद रखना है। जो नया जो है अपना कैंपस वो डिज़ाइन किसने किया है, BV दोशी जी ने किया, राइट। तो एंड इट इज़ नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस बनाने की बात करी गई, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सब आपने याद रखना है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ से इम्पॉर्टेंट स्कीम स्टार्ट हो जाएंगी, दिस वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यहाँ तक जितनी भी न्यूज़ हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी न्यूज़ में स्टूडेंट्स डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप you are liking the classes. Thank you so much. We are going to continue with the national schemes and initiative in the next class. Thank you for your time. Have a great day, students. Thank you.